क्या जीएसटी में अरेस्ट हो सकता है? हाँ, लेकिन हर गलती पर नहीं। अरेस्ट सिर्फ कुछ खास हालात में ही किया जा सकता है। चलिए समझते हैं कब, कैसे और किन मामलों में अरेस्ट हो सकता है जीएसटी लॉ के तहत, और बेल कैसे मिलती है। हम इसे दो पार्ट्स में समझेंगे। फर्स्ट, व्हाट आर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, और सेकंड, पेक्यूनियरी लिमिट फॉर अरेस्ट। पार्ट वन, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। सेक्शन 69 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के तहत अरेस्ट का पावर सिर्फ जीएसटी कमिश्नर के पास होता है, बट वो किसी को रैंडमली अरेस्ट नहीं कर सकते। उन्हें रीजंस टू बिलीव होने चाहिए कि किसी ने फॉलोइंग ऑफेंसेस किए हैं अंडर सेक्शन 132 सब सेक्शन 1। नाउ लेट्स सी दीज ऑफेंसेस वन बाय वन। ए, गुड्स या सर्विसेज विदाउट इनवॉइस सप्लाई करना विद इंटेंशन टू इवेट टैक्स। बी, फेक इनवॉइसेस इश्यू करना बिना एक्चुअल सप्लाई के। सी, फेक आईटीसी लेना या फ्रॉडुलेंटली क्लेम करना। डी, जीएसटी कलेक्ट करके 3 मंथ्स तक गवर्नमेंट को पे ना करना। ये चार मेजर ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर कमिश्नर किसी जीएसटी ऑफिसर को अरेस्ट ऑथोराइज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रीजन टू बिलीव के बारे में, जो कि जीएसटी कानून के तहत अरेस्ट करने से पहले बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट, रीजन टू बिलीव का स्टैंडर्ड मियर सस्पिशन से काफी हायर है, जो कि सेक्शन 41 सीआरपीसी एंड सेक्शन 35 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पुलिस ऑफिसर्स के लिए अप्लाई होता है। मतलब ये नहीं कि ऑफिसर सिर्फ वेग आइडिया या जनरल सस्पिशन पर अरेस्ट कर दे। ऑफिसर के पास ऑब्जेक्टिव मटेरियल होना चाहिए जिससे ये विश्वास हो कि ऑफेंस हुआ है। दूसरा पॉइंट, टैक्स ऑफिसर या कमिश्नर को रीजन टू बिलीव लिखित रूप में रिकॉर्ड करना चाहिए। यह रिकॉर्ड रेलेवेंट और सफिशिएंट मटेरियल पर आधारित होना चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स, सीज्ड गुड्स आदि। इसमें एक कंप्यूटेशन या एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो कि ऑफिसर ने कैसे यह कंक्लूजन निकाला कि व्यक्ति गिल्टी है या टैक्स इवेजन हुआ है। तीसरा पॉइंट, सिर्फ लिखना ही काफी नहीं है। ऑफिसर का ड्यूटी है कि अरेस्टेड पर्सन को रीजंस बताए और रिटन रीजन टू बिलीव शेयर करें, ताकि प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट और फेयर हो। ये इन्फॉर्मेशन अरेस्टी को ये मौका देती है कि वो अरेस्ट की लीगलिटी चैलेंज कर सके कोर्ट में। इससे आर्टिकल 21 राइट सेफगार्ड होते हैं और इन्फोर्समेंट अकाउंटेबल और फेयर रहता है। द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने क्षितिज गिल्दियल वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस दिल्ली केस में यह क्लियर होल्ड किया कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हमेशा लिखित रूप में दिए जाने चाहिए। सिर्फ बोल देना या रिमांड एप्लीकेशन में लिख देना ये काफ़ी नहीं है। इस जजमेंट के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबीआईसी ने एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन इशू किया, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 ऑफ 2022-23 जीएसटी इन्वेस्टिगेशन amended on 13 January 2025। इसमें कहा गया है, the grounds of arrest must be explained to the arrested person and also furnished to him in writing as an annexure to the arrest memo. Acknowledgement of the same should be taken from the arrested person at the time of service of the arrest memo। मतलब सिंपल शब्दों में अरेस्ट के रीजंस लिखित रूप में दिए जाने चाहिए और अरेस्टेड पर्सन से उसका एक्नॉलेजमेंट साइन करवाना मैंडेटरी है। पार्ट टू, पेक्यूनियरी लिमिट फॉर अरेस्ट। अरेस्ट तभी अलाउ है जब ये ऑफेंसेस सेक्शन 132 के अंडर पनिशेबल हो, और उसके लिए दो मेन कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, जब अमाउंट एक्सीड करे ₹2 करोड़, या सेकंड, अगर वो रिपीट ऑफेंडर हो अंडर सेक्शन 132 सब सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो सिंपल शब्दों में, अरेस्ट सामान्य या छोटे मोटे मामलों के लिए नहीं होता, यह केवल गंभीर और हाई वैल्यू जीएसटी फ्रॉड केसेस में ही किया जाता है। जीएसटी इन्वेस्टिगेशन विंग ने अरेस्ट और बेल के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जो सीजीएसटी एक्ट 2017 के तहत पनिशेबल ऑफेंसेस पर लागू होती हैं। ये इंस्ट्रक्शन नंबर 2 ऑफ 2022-23 जीएसटी इन्वेस्टिगेशन डेटेड 17 अगस्त 2022 के माध्यम से जारी किया गया है। ये गाइडलाइंस इसलिए बनाई गई हैं ताकि अरेस्ट और बेल के मामलों में एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर हो। इसका उद्देश्य है कि अरेस्ट केवल तभी हो जब ज़रूरी हो और पर्सनल लिबर्टी का अनावश्यक हनन न हो। अरेस्ट अफेक्ट्स पर्सनल लिबर्टी,
इसलिए इसे रूटीन या मैकेनिकल तरीके से नहीं करना चाहिए। भले ही ऑफेंस के सारे लीगल इंग्रेडिएंट्स पूरे हों, अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है। वंस द लीगल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस आर मेड आउट, यानी जब ऑफेंस के सभी लीगल एलिमेंट्स साबित हो जाएं, तो कमिश्नर या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को यह तय करना होगा कि क्या इनमें से किसी सवाल का जवाब हाँ में है। क्या व्यक्ति नॉन बेलेबल ऑफेंस में शामिल था, या उसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पिशन है। तो क्या अरेस्ट करना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। 3, अगर व्यक्ति को रोक न दिया गया, तो क्या वह इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालने, एविडेंस को टैंपर करने या विटनेसेस को इंटिमिडेट या इन्फ्लुएंस करने की संभावना रखता है। 4, क्या व्यक्ति मास्टरमाइंड या की ऑपरेटर है, जो प्रॉक्सी और बेनमी ट्रांजैक्शंस जैसे कि डमी जीएसटीएन या नॉन एग्जिस्टेंट पर्संस के नाम पर करके फ्रॉडुलेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट पास करता है। 5, क्या व्यक्ति की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने उपस्थिति अरेस्ट के बिना सुनिश्चित नहीं की जा सकती। केवल जब ऊपर दिए गए किसी भी सवाल का जवाब हाँ में हो, तभी अरेस्ट की अनुमति दी जानी चाहिए। अरेस्ट की अप्रूवल तभी दी जानी चाहिए जब स्पष्ट रूप से ये दिखे कि व्यक्ति का इरादा टैक्स इवेड करने का है, या उसने रॉन्गफुल आईटीसी अवेल या यूटिलाइज किया है, फ्रॉडुलेंट रिफंड लिया है, या कलेक्टेड टैक्स अमाउंट जमा नहीं किया है, जैसा कि सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 में बताया गया है। यानी कि जब तक मेंस एरिया, गिल्टी माइंड या फ्रॉडुलेंट इंटेंट साफ तौर पर नजर न आए, अरेस्ट की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब हम उन मामलों को देखते हैं जहां गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। अरेस्ट को टेक्निकल मैटर्स में यूज नहीं करना चाहिए, जहां टैक्स डिमांड सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ पर आधारित हो। इसके अलावा असेसमेंट की प्रिवेलिंग प्रैक्टिस भी यह तय करने में मदद कर सकती है कि अलेज्ड ऑफेंडर का इरादा सच में टैक्स इवेड करने का था या नहीं। और अगर व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा है, जैसे कि समन्स का पालन कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स फर्निश कर रहा है, इवेसिव जवाब नहीं दे रहा, या वॉलंटरी टैक्स पेमेंट कर रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स अरेस्ट के खिलाफ जाते हैं। अरेस्ट तभी पॉसिबल है जब टैक्स अमाउंट ₹2 करोड़ से ज्यादा हो। अगर ₹5 करोड़ से ज्यादा है, तो ये कॉग्नाइजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है। अगर टैक्स अमाउंट ₹5 करोड़ या उससे कम है, तो नॉन कॉग्नाइजेबल और बेलेबल होता है। अगर ऑफेंस सीरियस नेचर का हो, जैसे फेक इनवॉइस केस ऑफ मोर देन ₹5 करोड़, तो उसे कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है। ऐसे केसेस में डिपार्टमेंट बिना मजिस्ट्रेट से वारंट लिए अरेस्ट कर सकता है। हाउएवर सेक्शन 69 सब सेक्शन 2 के अंडर ऑफिसर को अरेस्ट के ग्राउंड्स लिखित में बताने होते हैं, और अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना जरूरी होता है। यह सिस्टम आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सेक्शन 57 ऑफ द सीआरपीसी और सेक्शन 57 ऑफ बीएनएसएस के अकॉर्डेंस में है, टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। अगर कोई ऑफेंस नॉन कॉग्नाइजेबल और बेलेबल है, जैसे कि सेक्शन 132 सब सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है, तो प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है। अरेस्ट के लिए मैजिस्ट्रेट का वारंट लेना जरूरी है। टैक्स ऑफिसर डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकता। अरेस्टेड पर्सन अपने बेल के लिए डायरेक्टली डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर के पास जा सकता है, जैसा कि सेक्शन 69 सब सेक्शन 3 क्लॉज बी में बताया गया है। ये ऑफिसर्स पुलिस जैसे पावर्स रखते हैं बेल देने के लिए, मतलब कोई पुलिस कस्टडी नहीं, और जीएसटी ऑफिसर ही बेल प्रोसेस हैंडल करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को जीएसटी में अरेस्ट किया जाता है, तो अरेस्ट के बाद प्रोसीजर क्या होता है। लेट्स अंडरस्टैंड द पोस्ट अरेस्ट फॉर्मेलिटीज। अब देखिए, अरेस्ट के बाद की प्रोसीजर डिपेंड करती है ऑफेंस की कैटेगरी पर, यानी कि ऑफेंस कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल है या नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 132 सब सेक्शन 4 की। ये ऑफेंसेस नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सेक्शन 69 सब सेक्शन 1 के तहत अरेस्ट किया गया है फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 132 सब सेक्शन 4, तो उसे असिस्टेंट कमिश्नर एसी
या डिप्टी कमिश्नर डीसी द्वारा बेल दी जा सकती है। अब बेल देते समय कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। एक, सबसे पहले बेल की कंडीशंस राइटिंग में कम्युनिकेट करनी होती हैं अरेस्टेड पर्सन को। दो, अरेस्टेड व्यक्ति के नॉमिनेटेड पर्सन को फोन पर इन्फॉर्म किया जाता है। तीन, और अरेस्टेड व्यक्ति को उस नॉमिनेटेड पर्सन से बात करने की अनुमति दी जाती है। बेल की कंडीशंस में जनरली फॉलोइंग बातें शामिल होती हैं: एक पर्सनल बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करना, एक श्योरिटी ऑफ लाइक अमाउंट प्रेफरेबली किसी लोकल व्यक्ति से जब भी ऑफिसर बुलाए, रेगुलर अपीयरेंस देना और कंट्री लीव करने से पहले इंफॉर्मेशन देना ऑफिसर को। बेल अमाउंट हमेशा रीजनेबल होना चाहिए और फाइनेंशियल स्टेटस के अनुसार फिक्स किया जाना चाहिए। अगर ये बेल कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति को इमीडिएटली रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन अगर कंडीशंस पूरी नहीं होती तो अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना जरूरी है। अगर अरेस्ट रात में होती है तो उसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सेफ कस्टडी के लिए हैंड ओवर किया जा सकता है अंडर अ चलान, जब तक कोर्ट में पेश न किया जाए। अब बात करते हैं सेक्शन 132 सब सेक्शन 5 की ये ऑफेंसेस कॉग्नाइजेबल और नॉन बेलेबल हैं। ऐसे मामलों में अरेस्ट के बाद कमिश्नर या ऑथोराइज्ड ऑफिसर को अरेस्टी को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने होते हैं, मैंडेटरी इन राइटिंग। और अरेस्टेड व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना अनिवार्य है, एक्सक्लूडिंग ट्रैवल टाइम। लेकिन अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जहां अरेस्टेड पर्सन को तुरंत मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पॉसिबल ना हो तो जरूरत पड़ने पर अरेस्टेड पर्सन को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सेफ कस्टडी के लिए प्रॉपर चलन के साथ हैंड ओवर किया जा सकता है और अगले दिन मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। साथ ही अरेस्टेड पर्सन के नॉमिनेटेड पर्सन को भी सूचित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे एंटिसिपेटरी बेल अंडर जीएसटी और कस्टम्स एक्ट्स की। सुप्रीम कोर्ट ने राधिका अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में अपने पुराने डिसीजंस ओवररूल कर दिए हैं, जिनमें कहा गया था कि जीएसटी ऑफेंसेस में एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती। अब स्पष्ट है कि एंटिसिपेटरी बेल मेंटेनेबल है। तीन जज बेंच सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस बाला एम त्रिवेदी ने स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस सी परमेश्वरान अय्यर और भारत भूषण वर्सेस डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस के टू जज बेंच जजमेंट्स को ओवररूल किया। पहले कहा गया था कि जीएसटी एक्ट के तहत समन होने वाले व्यक्ति एंटिसिपेटोरी बेल अप्लाई नहीं कर सकते और केवल आर्टिकल 226 रिट पिटीशन का रेमेडी है। अब ऐसा नहीं है। राधिका अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने कहा कि एंटिसिपेटोरी बेल तब ग्रांटेड हो सकती है जब अरेस्ट का अप्रीहेंशन हो। ये पावर सीआरपीसी और बीएनएसएस के तहत आती है और आर्टिकल 21 राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। गुरबख्श सिंह सिबिया 1980 के प्रिंसिपल्स रिअफर्म किए गए। जब कोई अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट की शिकायत करता है और फैक्ट्स वेग या जनरल नहीं है, तब कोर्ट एप्लीकेशन को कंसिडर करती है और अप्रीहेंशन की सीरियसनेस एवेल्युएट करती है। कोर्ट ने साफ किया कि एफआईआर होना जरूरी नहीं है। एंटिसिपेटरी बेल तब भी ग्रांटेड हो सकती है जब फैक्ट्स क्लियर हों और अप्रीहेंशन का रीजनेबल बेसिस हो। यह प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली में भी कंफर्म किया। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसे अरेस्ट का एप्रीहेंशन है वह प्रिएम्प्टिवली कोर्ट में जा सकता है और कंडीशनल बेल भी मिल सकती है। ये सेफ गार्ड बनता है ताकि अरेस्ट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और आर्टिकल 21 कंप्लायंट हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलें।